नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नेगी, अध्यक्ष उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम और एडिटर यूके नेशन न्यूज आपसे फिर एक बार मुखातिब हो रहा हूं तफरी चैनल की तरफ से। आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड में जो इन दिनों उत्तराखंड सिलेक्शन सर्विसेज कमीशन का जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी विदित हैं, पूरा देश विदित है कि उत्तराखंड इस कांड के बाद, इस स्कैम के बाद ऐसा लगता है कि एक स्कैम की राजधानी देहरादून बन गया है और पूरा प्रदेश इस समस्या से ग्रसित है। मुझे ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है और खास तौर से इस बात का भी दुख है कि जो प्रदेश अपने अस्तित्व में आने के बाद आज 70,000 करोड़ से ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी घाटे के बजट पे चल रहा है, उस प्रदेश में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उनके हजार दावों के बावजूद भी यहाँ ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं जिसे देखकर ये प्रतीत होता है कि ये प्रदेश संभवतः एक स्कैम का प्रदेश बन गया, घोटालों का प्रदेश बन गया है। बड़े दुख की बात है। यहाँ पिछले 18-20 सालों में हमने क्या नहीं देखा, चाहे वो बीच कांड की बात हो, चाहे वो हाईवेज के स्कैंडल्स की बात हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जमीन ओहदेदारों को या कैपिटलिस्ट्स को देने की बात हो, या फिर भू कानून को रद्द करके 12.5 एकड़ जमीन के दायरे को छूट देने की बात हो। ऐसा देखा गया है कि हमेशा से उत्तराखंड में वहाँ के हुक्मरानों ने इस प्रदेश को कथित तौर पर बेचने की बात कही है। आज का ये जो नकल का, जो ये रिक्रूटमेंट का स्कैम है और जो विधानसभा में जिस प्रकार से हमारे पुराने स्पीकर्स ने, चाहे वो प्रेम अग्रवाल हों, चाहे वो गोविंद कुंजवाल हों, जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार वालों को रोजगार देने की सवाल पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिस पर आज सवाल उठ रहे हैं पूरे मीडिया में, वो हमें एक बात की तरफ तो जरूर ले जाता है कि क्या हमने इन प्रतिनिधियों को इसलिए चुना था और क्या हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे उन्होंने इसलिए कुर्बानी दी थी इस प्रदेश को अलग अस्तित्व दिलाने के लिए कि ये लोग अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार को रोजगार दिलाने की बात सोचेंगे। लेकिन रोजगार के सवाल पर हमारे जो भाई बहनों के बेटे हैं उनके बारे में इनके दिमाग में कोई विचार नहीं होगा। आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ शराब का बोलबाला है। आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि जब पिछली जितनी भी सरकार रही, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार रही थी, वहां पर घर घर तो शराब पहुंच ही रही थी। आपने देखा होगा मोबाइल वैन्स के जरिए शराबें पहुंची और देवप्रयाग में एक फैक्ट्री भी खुल गई। और इस बात का सबूत तो इस बात से भी हो जाता है कि सरकार का जो पूरा केंद्रीकरण था वो शराब की फैक्ट्री को लगाने में इसलिए था, जो उनके पास एक लॉजिक था वो ये था कि प्रदेश की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो घाटे का बजट है, उसको हम सिर्फ शराब से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शराब से 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें हर साल मिलता है। खैर, ये बात हम किनारे रखते हैं, हम बात करते हैं पुनः चीटिंग और लीक्ड पेपर घोटाले की। आज लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस रैकेट में। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि उत्तराखंड SSSC के घोटाले के बाद ये जो है अब शिफ्ट कर गया है विधानसभा की नौकरियों को लेकर के, जहां पिछले 2 हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, जो माननीय पद होता है भारतीय संविधान के मुताबिक, उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने बच्चों के लिए और अपने खास चाहतों के लिए रोजगार दिलाने की कथित तौर पर बात की है। और इस सवाल पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात से होता है जब हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
सीना ठोक कर ये बात करते हैं कि हाँ, मैंने अपने बेटी को, अपनी बहू को और अपने बेटों को रोजगार दिया है, इसमें गलत क्या है? हमने पूरे नियमों के साथ दिया। और प्रेम अग्रवाल ये कहते हैं, जो पूरे पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के रहे हैं, कि हमने अगर परिपाटी निभाई है जो पुराने समय में गलत चल रहा था, तो क्या गलत किया? हमने भी अपने बेटों को नौकरी दिलाई और लोगों को रोजगार दिलाया है जो अपने चाहने वाले हैं। लेकिन अगर ये सही है तो क्या वजह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनकी मुखालफत करते हैं और साफ कहते हैं कि देश में तो बोफोर्स घोटाला भी हुआ है। तो क्या हम बोफोर्स घोटाले होने की आड़ में ये कह दें कि चूंकि बोफोर्स घोटाला हुआ था तो हम भी सारे गलत काम आगे करने के लिए तैयार रहेंगे? उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी हवाला दिया कि वो प्रधानमंत्री जी से मिले थे और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कहा था कि मैंने अपना परिवार इसलिए छोड़ा है ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं और पूरी पारदर्शिता के साथ इस देश की सेवा कर सकूं। और उन्होंने ये मुझे नसीहत दी थी कि जब भविष्य में मैं मुख्यमंत्री बना हूं और जो मैं शासन कर रहा हूं, तो मैं इस बात का विशेष ख्याल रखूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार के मामले में, जनता की भलाई के मामले में ईमानदारी से काम करूं। और उन्होंने ये भी कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कि जब वो फाइल मेरे पास आई, प्रेम अग्रवाल जब उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो मैंने उसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि आप रोजगार जरूर दीजिए, लेकिन रोजगार तभी दीजिए जब आप आयोग के जरिए इन रोजगारों को देंगे, उनके एग्जाम्स होंगे और पारदर्शिता उसमें पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाई जाएगी। तो सवाल ये उठता है, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हों, जो आज सीना थान की मतलब ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हमने अपने परिवार के लोगों को रोजगार दिया है, तो इससे तो यही साबित होता है कि अगर वो इस संवैधानिक प्रणाली में चुनाव जीत कर आए हैं तो वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि तो अपने परिवार का फायदा कर सकें, यानी उन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं। जबकि ठीक दूसरी तरफ इसके उलट इस देश की जनता, इस देश की माँ बहनें, इस देश के भाई बंद अपने बेटों को रोजगार दिलाने के लिए करा रहे हैं और लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला। भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरे हाइट पर है और रैम्पेंट करप्शन के साथ साथ प्रदेश में महंगाई का तो बोलबाला है ही जैसे देश में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे प्रतिनिधि, जो खास तौर से विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनके संवैधानिक दायित्व निभाने के रूप में उन्हें ईमानदार होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, उन्हें जनता का ख्याल रखना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों को रोजगार दिलाने की बात सोचेंगे और सीना ठोक कर इस बात को कहेंगे कि हाँ, मैंने अपनी बहू को, अपने बेटे को रोजगार दिलाया है, नियम से दिलाया है, तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूदा सरकार के ऊपर भी है और जो पिछली सरकार उत्तराखंड में रही है उसके ऊपर भी ये सवाल उठते हैं। इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल जो आज हमारे बीच में है वो ये है कि उत्तराखंड SSSC का जो स्कैम चल रहा था, नकल का, रिक्रूटमेंट का और पेपर लीक्स का, उसके प्रति हमारी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी। और अगर हाकम सिंह जैसा उनका मास्टरमाइंड मौजूदा सरकार के मंत्रियों के साथ गलबलियां करते हुए, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गलबलियां करते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा है और फेसबुक में डाल रहा है, तो क्या ये सवाल पैदा नहीं होता है कि आखिर हमारे वो मंत्रीगण, हमारा वो प्रशासन इस दिशा में क्या कर रहा था? और जाहिर बात है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट सवालिया निशान उन तमाम अधिकारियों के प्रति, उन तमाम नेताओं के प्रति जरूर खड़ा करते हैं। बात लंबी हो जाएगी, बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये बात तो सही है
कि उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में रोजगार दिलाने के मामलों में हमारे वरिष्ठ कुछ अधिकारी, कुछ नेतागण इस प्रकार से अपने लोगों को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से फायदा दिलाने को लेकर के मग्न थे कि आज ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन के हमें उद्वेलित कर रहा है। और सवाल ये नहीं है, ये बात सिर्फ उत्तराखंड SSS सी पर आकर नहीं टिकता है, विधानसभा के अपॉइंटमेंट्स पर आकर ही नहीं टिकता है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोध्याल ने यह स्पष्ट किया है कि और विभागों में भी इस तरह की धांधली हमेशा होती रही है। और अगर सही अर्थों में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ इस पर आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। तो साथियों, उत्तराखंड जिसे हमने 46 बेशकीमती जानों को कुर्बान करके हासिल किया था, पूरे प्रदेश में, पूरे देश की पहाड़ की जनता ने संघर्ष करके जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य को हासिल किया था, आज लगता है कि उनकी आकांक्षाओं पे हम सब खरे नहीं उतरे हैं। हमने मजाक उड़ाया है उनके संघर्षों का, उनकी कुर्बानियों का। आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की, हमें इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर आने की, संघर्ष करने की और इस मुद्दे पर CBI इंक्वायरी की मांग करने की। आज उत्तराखंड क्रांति दल इस मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठा हुआ है। मैं भले ही एक पत्रकार होने के नाते किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं उत्तराखंड क्रांति दल की बात से इत्तेफाक रखता हूं और प्रदेश के सभी सही सोच रखने वाले प्रगतिशील ताकतों से, लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि अब समय आ गया है, हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा और संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में संघर्ष करेगा, उस संघर्ष के जरिए इस मांग को हम पूरा कराएं और दूध का दूध पानी करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के इस महा स्कैम को आगे लाते हुए जितने भी जिम्मेदार तत्व हैं उन्हें सलाखों के पीछे कैद करवाएं और साथ साथ ये सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो स्कैम्स हैं, जो घोटाले हैं, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सुनील नेगी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।